डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। हमारे लोकतंत्र को असल में चला कौन रहा है? स्रोत सामग्री एक ऐसा मॉडल सामने रखती है जहां कॉरपोरेट हित, राजनीतिक दल और आम मतदाता ये सब एक ऐसे खेल में बंधे हैं जिसका नतीजा पहले से तय लगता है। और इसी मॉडल से हमारी आज की चर्चा का केंद्रीय सवाल निकलता है, क्या सरकारें वाकई कॉरपोरेट घरानों की, आप कह सकते हैं कि गुलाम बन चुकी हैं, जो आम लोगों के भरोसे और टैक्स के पैसे की कीमत पर सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए काम करती हैं? मेरा मानना है कि ये मॉडल कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समय की एक कड़वी सच्चाई है। ये दिखाता है कि कैसे एक मजबूत कॉरपोरेट राजनीतिक गठजोड़ हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ें धीरे धीरे खोखली कर रहा है। तंत्र की जटिलताओं, इसमें मौजूद अलग अलग ताकतों के टकराव और उन जवाबी शक्तियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है जो इस खेल को एक तरफा होने से रोकती हैं। जब मैंने स्रोत में दिए इस मॉडल को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये हमारे आज के राजनीतिक सच की दुखती रग पर हाथ रखता है। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक सीधी साधी व्यवस्था है। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए बेहिसाब पैसा चाहिए। ये पैसा आता कहां से है? बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से। और ये कोई दान या चंदा नहीं है, ये एक निवेश है। बदले में कॉरपोरेट चाहता है कि सरकार बनने पर उसके हक में नीतियां बने। स्रोत में जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो कमाल की है। कॉरपोरेट पार्टी से कहता है, जब तेरा सरकार बन जाएगा तो मेरा हेल्प करेगा ना भाई। ये एक सीधा सौदा है। अब पार्टी इस पैसे का इस्तेमाल करती है वोट बटोरने में। वो अमीरों के पास नहीं जाती, क्योंकि उनकी आबादी कम है और उनकी मांगें बड़ी हैं। अच्छे स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट। पार्टी जाती है गरीबों की विशाल आबादी के पास, जिन्हें 5 किलो चावल, थोड़ी नकद राशि या फिर धर्म जाति जैसे भावनात्मक मुद्दों से साधा जा सकता है। सरकार चलाने के लिए टैक्स आता है अमीर और मिडिल क्लास से। तो पूरा चक्कर देखिए को भुला दिया जाता है, क्योंकि स्रोत के शब्दों में उनका तो कोई काम ही नहीं है। 5 साल बाद काम पड़ेगा और फिर सरकार अपने कॉरपोरेट फाइनेंसरों का कर्ज चुकाती है। आप टेलीकॉम सेक्टर में देखिए कैसे कुछ ही कंपनियों का एक तरह से एकाधिकार बन गया है। ये सब उन्हीं नीतियों का नतीजा है। ये एक कॉरपोरेट नियंत्रित सिस्टम है जिस पर बस लोकतंत्र का एक मुखौटा चढ़ा है। आपने जो तस्वीर खींची है वो यकीनन परेशान करने वाली है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अधूरी है। ये कहना कि पूरी व्यवस्था मालिक और गुलाम के रिश्ते पर चलती है, ये लोकतंत्र को बहुत कम आंकना है। मैं एक अलग मॉडल पेश करना चाहूंगी, जिसे हम प्रतिस्पर्धी प्रभाव का मॉडल कह सकते हैं। इस मॉडल में सरकार एक ऐसी शक्ति है जिस पर कई दिशाओं से दबाव आता है। एक तरफ कॉरपोरेट लॉबी है, तो दूसरी तरफ मजबूत किसान संगठन है, छात्र यूनियनें हैं, सिविल सोसाइटी है और एक मुखर मीडिया भी है जो लगातार सवाल पूछता रहता है। और सबसे बड़ी बात, कॉरपोरेट जगत खुद एक मोनोलिथिक या एकजुट इकाई नहीं है। टेलीकॉम लॉबी रियल एस्टेट लॉबी के खिलाफ हो सकती है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मांगे आईटी सेक्टर से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ये सब आपस में भी सत्ता के लिए होड़ करते हैं, जिससे किसी एक का पूरा नियंत्रण नहीं हो पाता। और आपका ये कहना कि गरीब मतदाता सिर्फ 5 किलो चावल पर बिक जाता है, ये उनके विवेक का अपमान है। उनके वोट देने के फैसले कई ज्यादा जटिल होते हैं, जिनमें उनकी अपनी आकांक्षाएं, सुरक्षा की भावना और सरकार के पिछले काम का आकलन भी शामिल होता है। इसलिए ये एक तरफा खेल नहीं है, बल्कि एक सतत चलने वाली रस्साकशी है जिसमें कई खिलाड़ी हैं और खेल का नतीजा हमेशा पहले से तय नहीं होता। ये जो फंडिंग की बात है, यहीं से तो सारा खेल शुरू होता है। आप इसे प्रभाव कह सकती हैं, लेकिन स्रोत में इस्तेमाल की गई भाषा इसे एक खुले सौदे की तरह दिखाती है। मेरा हेल्प करेगा ना भाई? और पार्टी का जवाब, हाँ भाई तेरा हेल्प करेंगे। ये किसी वैचारिक समर्थन की भाषा नहीं है, ये एक बिजनेस डील की भाषा है। और इसके नतीजे हमें साफ दिखते हैं। जब टेलीकॉम या किसी और सेक्टर में सिर्फ 2 या 3 बड़ी कंपनियों को फलने फूलने दिया जाता है और बाकियों के लिए मुश्किलें कड़ी कर दी जाती हैं, तो क्या ये महज एक संयोग है? नहीं, ये उन फेवरेबल पॉलिसीज का सीधा नतीजा है जिनका वादा चुनाव से पहले किया गया था। ये एक सोची समझी व्यवस्था है जिसमें बाजार पर कब्जा करने में मदद की जाती है। इसे महज आर्थिक विकास का साइड इफेक्ट कहना मेरे हिसाब से इस गठजोड़ के असली लेन देन वाली प्रकृति पर पर्दा डालने जैसा है। कारण है, जब सरकारों ने बड़े उद्योगों पर सख्त पर्यावरण कानून लगाए या मिनिमम वेज बढ़ाया, जिससे कंपनियों का खर्च बढ़ा, आपका मॉडल इसे कैसे समझाएगा?
असलियत ये है कि सरकार को सिर्फ कॉरपोरेट को ही खुश नहीं रखना होता, उसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी पालन करना है, जनता के गुस्से से भी बचना है और राष्ट्रीय हित को भी देखना है। कई बार राष्ट्रीय हित और किसी बड़े कॉरपोरेट का हित एक ही दिशा में हो सकते हैं। मान लीजिए देश को 5G इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। इसके लिए सरकार को ऐसी कंपनियों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा जिनके पास तकनीक, पैसा और अनुभव हो। क्या सरकार ये प्रोजेक्ट छोटी अनुभवहीन कंपनियों को दे दे, सिर्फ इसलिए ताकि उस पर बड़ी कंपनियों की तरफदारी का आरोप न लगे? कभी-कभी बड़े पैमाने पर विकास के लिए बड़े खिलाड़ियों की जरूरत होती है। इसे हमेशा एक भ्रष्ट सौदे के रूप में चित्रित करना कहानी को छोटा कर देता है। चलिए एक पल के लिए आपकी बात मान भी लें कि इसमें कुछ राष्ट्रीय हित शामिल हो सकता है, लेकिन फिर उस मतदाता का क्या, जिसके वोट से सरकार बनी? स्रोत के मुताबिक वो तो इस खेल में सिर्फ एक मोहरा है। राजनीतिक दल अमीरों के पास वोट मांगने क्यों नहीं जाते? क्योंकि अमीर स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट जैसी ठोस चीजें मांगेंगे जिनका खर्च ज्यादा है और उनका वोट शेयर कम। इसके मुकाबले गरीबों की बड़ी आबादी को संभालना आसान है। स्रोत साफ कहता है, बस 5 किलो चावल दे दो या 100 रुपए भेज दो, या तो फिर धर्म या जाति के नाम पे उन्हें अपने पक्ष में किया जा सकता है। ये बयान कितना चुभने वाला है। चुनाव जीतने के बाद उन्हें सबसे पहले हाशिए पर धकेल दिया जाता है क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। अब उनकी जरूरत 5 साल बाद ही पड़ेगी। क्या ये उस भरोसे के साथ एक सोचा समझा धोखा नहीं है जो एक मतदाता सरकार पर दिखाता है? ये तो लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है, जहां बहुमत को सिर्फ एक वोटिंग मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तर्क के साथ एक दिक्कत है। ये मतदाता की एजेंसी को, उसकी अपनी समझ को पूरी तरह से खारिज कर देता है। अगर 5 किलो चावल या कोई और कल्याणकारी योजना इतनी ही शक्तिशाली होती तो कोई भी सरकार कभी चुनाव हारती ही नहीं। हर चुनाव से पहले सरकारें ऐसी योजनाएं लाती हैं, फिर भी हम अक्सर सत्ता विरोधी लहर मतलब एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं। क्यों? क्योंकि मतदाता इन चीजों से आगे भी देखता है। वो सोचता है कि क्या मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है, क्या मेरे इलाके में सुरक्षा है, क्या महंगाई काबू में है। कल्याणकारी योजनाओं को वो लालच की तरह नहीं बल्कि अपने हक की तरह देखता है। वो सरकार से एक सौदा कर रहा है, तुम हमें बुनियादी राहत दो तो हम तुम्हें सत्ता देंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ राहत दी और बाकी मोर्चों पर काम नहीं किया तो वही मतदाता आपको 5 साल बाद बाहर का रास्ता भी दिखाएगा। उन्हें धर्म और जाति के नाम पर बहकाना भी अब उतना आसान नहीं रहा जितना शहरी बुद्धिजीवी समझते हैं। जमीनी हकीकत ये है कि मतदाता अब कहीं ज्यादा जागरूक है और उसकी राजनीतिक पसंद बहुत सारे समीकरणों पर निर्भर करती है। आपकी बातों में एक आदर्शवादी उम्मीद दिखती है, लेकिन शक्ति का असली संतुलन कहाँ है, इसका पता तब चलता है जब सरकार और कॉर्पोरेट के हित टकराते हैं। यहीं पर स्रोत का सबसे डरावना उदाहरण सामने आता है। सोचिए, सरकार को लगता है कि टेलीकॉम कंपनियां बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं और लोगों को लूट रही हैं। सरकार कहती है, सुनो, इससे ज्यादा तुम अपना रिचार्ज का रेट नहीं बढ़ा सकते। अब कॉर्पोरेट क्या करेगा? स्रोत के मुताबिक वो कंपनी बस इतना कह सकती है, अच्छा 2 दिन के लिए नेटवर्क बंद। आप कल्पना कीजिए उस स्थिति की। 2 दिन के लिए देश में मोबाइल, इंटरनेट, यूपीआई पेमेंट्स सब बंद। क्या होगा? पूरा देश थम जाएगा, अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी, सड़कों पर हाहाकार मच जाएगा। ऐसी स्थिति में स्रोत कहता है, सरकार दबाव में ब्लैकमेल होकर मजबूरी में काम करने लग जाती है। ये साफ दिखाता है कि असली लगाम किसके हाथ में है। ये कोई मोल भाव नहीं, ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। एक चुनी हुई सरकार एक प्राइवेट कंपनी के सामने बेबस हो जाती है। ये एक बहुत ही नाटकीय और काल्पनिक सिनेरियो है। ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है, पर यह हकीकत से कोसों दूर है। वास्तविकता में कोई भी टेलीकॉम कंपनी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये आर्थिक आत्महत्या होगी, ब्लैकमेल नहीं। उनके लाइसेंस एग्रीमेंट में 99.9% नेटवर्क अपटाइम की शर्त होती है। अगर वे जानबूझकर नेटवर्क बंद करते हैं तो सरकार न केवल भारी जुर्माना लगा सकती है बल्कि उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। ट्राई जैसी संस्थाएं उन पर हर घंटे के हिसाब से करोड़ों का जुर्माना ठोक सकती हैं। साथ ही सरकार तुरंत उनकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को इमरजेंसी स्पेक्ट्रम देकर उनका मार्केट शेयर छीन सकती है। कोई भी समझदार कंपनी अपने पूरे बिजनेस को, अपनी पूरी साख को इस तरह दांव पर नहीं लगाएगी। ये उदाहरण शक्ति के चरम प्रदर्शन की एक कल्पना है, न कि एक नियमित वास्तविकता।
सरकार और कॉरपोरेशन के बीच का रिश्ता निर्भरता का है। कॉरपोरेशन को सरकार की नीतियों की जरूरत है और सरकार को कॉरपोरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स की। कोई भी पक्ष दूसरे को पूरी तरह से खत्म करने का जोखिम नहीं उठा सकता। आज के इस बातचीत से मेरा ये विश्वास और मजबूत हुआ है कि स्रोत में दिया गया मॉडल एक गंभीर सच्चाई की ओर इशारा करता है, जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ये एक ऐसे सिस्टम को बेनकाब करता है जहां कॉरपोरेट हित ही सबसे ऊपर हैं। राजनीतिक दल उनकी फंडिंग पर निर्भर हैं और सत्ता में आने के बाद उन्हीं के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं। और इस पूरे खेल में आम नागरिक पिसता है। गरीब को चुनाव के बाद भुला दिया जाता है और अमीर और मध्यम वर्ग का टैक्स ऐसी नीतियों पर खर्च होता है जो आखिरकार बड़े कॉरपोरेशंस को ही फायदा पहुंचाती हैं। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, गेहूं के साथ साथ घून भी पिसता है और इस खेल में मिडिल क्लास की भी कोई खैर नहीं है। यह लोकतंत्र की एक बहुत ही निराशाजनक लेकिन शायद सच्ची तस्वीर है। मैं ये जरूर मानूंगी कि कॉरपोरेट का बढ़ता प्रभाव हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी और असली चुनौती है, लेकिन ये मॉडल स्थिति को जरूरत से ज्यादा सरल और एक तरफा दिखाता है। ये सरकार की अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को कम करके आंकता है, मतदाताओं के विवेक को नकारता है और लोकतंत्र के भीतर मौजूद नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्थाओं जैसे कि न्यायपालिका, मीडिया और सामाजिक आंदोलनों की ताकत को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। असलियत किसी एक पक्ष के पूर्ण कब्जे की नहीं है, बल्कि प्रभाव और सत्ता के लिए अलग अलग समूहों के बीच एक लगातार चलने वाले संघर्ष की है। लोकतंत्र एक जटिल और कई बार गंदा खेल हो सकता है, लेकिन ये मान लेना कि खेल पहले से ही तय है और उसमें हमेशा एक ही खिलाड़ी जीतता है, मेरे विचार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीवंतता और उसकी संभावनाओं को कम आंकना है। इस पर हम दोनों सहमत हो सकते हैं कि इस पूरी बहस से एक ही बड़ा सवाल उठता है, हमारे लोकतंत्र में पैसा ज्यादा ताकतवर है या लोग? बिल्कुल, और ये सोचना बहुत जरूरी है कि प्रभाव डालने की वो महीन रेखा कब नियंत्रण और कब्जे में बदल जाती है, इसका अंतिम फैसला हमारे श्रोताओं को करना है। और ये विषय निश्चित रूप से आगे और गहरे विश्लेषण की मांग करता है।